आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का एक्सरसाइज 8 खुशहाल एवं समृद्ध शहर को देखेंगे। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे का औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उन राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। थोड़ा सा यहाँ पे है, देख लेते हैं। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनें। हंसिया, कुल्हाड़ी, सरसी। लोहे की ऐसी 5 चीजों को सूची बनाएं जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। सरसी था, कुल्हाड़ी था और हंसिया, ये 3 था। ये इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। इसमें भरना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। इस टाइप से भरना है। गांव में कौन कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे? तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लेला, साधारण हलवाहे को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास, केंडिसियार और अदमई कहलाते थे। देखिए, ये यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, किसको क्या कहते थे। तो बड़े भूस्वामियों को वेल्लेला, साधारण हलवाहे को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास, केंडिसियार और अदमई कहलाते थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो ग्राम भोजक कौन कहलाता था? गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था।
मतलब किसी का पिताजी थे तो उसके पुत्र हो जाएगा, फिर उसके पुत्र, इसी तरह बना हुआ था, अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम का भोजक, मुखिया जो होते थे, प्रधान, वो सारा काम कर लेते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं एवं पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बनता जाता है। निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बनता जाता है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे के एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक मिठाई मिलेगी। देखते देखते ही उन्हें बगीचों के एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े की व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास
का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े व्यापारी को कहीं भी घास ना मिलती तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में हैं, गांव में, या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते हो। घोड़े की व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर कारण बताओ। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रकाश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। यहाँ थोड़ा सा देख लेते क्या, जहां लोग आते थे। नीचे सांची की मूर्ति कला या मध्य प्रदेश के स्थित सांची के स्तूप मूर्ति कला का नमूना है। पूछ देगा, इसमें प्रश्न बनता है यहाँ पे, सांची का मूर्ति कला कहाँ, स्तूप कहाँ है? तो ये सांची का मूर्ति कला मध्य प्रदेश में स्थित है। इनमें से शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इमारतों के छतों का वर्णन करो। इसी के बारे में बताया गया है। ये दिल्ली में मिला वलयकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था में से कैसे भिन्न है? अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते हैं, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलयकूप मिलते हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः यह वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद ने इसकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन आगे मिल जाएगा यहाँ से। T3 पेज नंबर 84, ठीक है। जिन उसके बाद बीच में ये टॉपिक दिया हुआ रहता है, इंपॉर्टेंट सभी रहता है, कहानी स्टोरी, उसको भी जरा देखते चलेंगे। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरू गाजा की कहानी। बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तंबा, टीन, सीसा, मूंगा, पखुराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के की आयात होता था। तो बेरी गाजा में पूछ दिया जाए, प्रश्न एनसीईआरटी से संबंधित बनाया जाता है कि बेरी गाजा में क्या क्या पाया जाता है। तो शराब, तंबा, टीन, सीसा, मूंगा, पखुराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद,
कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। मतलब वो चीज़ वहाँ नहीं होता था, वो मंगाया जाता था। और ये चीज़ जो है ना, ये जड़ी बूटी से लेके इत्र तक ये यहाँ से दूसरे जगह निर्यात किया जाता था। यहाँ खास तौर पे ये चीज़ पाया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरी ग्याजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बना है। 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। जिन जिन उधर जो था पत्तनों पर वह गया, जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। पहले सिक्के पढ़ लेते हैं, फिर इधर देख लेंगे। सिक्के पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह के सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना आहत सिक्के कहते हैं। सबसे पुराना सिक्के क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के कहते हैं, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिए गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का भी कहा जाता था। पहले ये देख लेते हैं आहत सिक्के क्या होता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी वर्गाकार या गोल होते थे। तो आयताकार और वर्गाकार या कभी गोल होते थे। ये धातु की चादर को काटकर या धातु को चपेट गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाए। यह सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक यह प्रचलित में रहा। देख लेते हैं, यही सिक्का है। इस पे कुछ मोहर ढाल के ठोक के इसको पत्थर पे उगाया जाता था, बनाया जाता था। आहत सिक्का कहलाता था। विनिमय का साधन को थोड़ा सा देख लेते हैं। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गुड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदी सी सफ़ेद रात पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं? इस तरह के यात्रा कर रहे हैं। अब नगर के बारे में देखेंगे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय एक महत्वपूर्ण नगर रहा। मथुरा जो है एक 2500 साल से भी ज़्यादा समय का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर है। पहला जो है एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिरें थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो मथुरा था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी मिलता है। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हम पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। कपड़ा के उत्पादन के लिए मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। जो संघ बनाते थे उसे क्या कहते थे? तो श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? तो प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिलने वाला लाभ कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। सूत काटने और बुनने का नियम। सूत जो होता था, धागा, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। सूत काटने का नियम किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से संबंधित है। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों का छाल, कपास, पटुआ तथा सन तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुनियों तथा वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं तथा अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इन काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बात करता है तो सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त
कर सकता था? क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अरिकामेडू पुडुचेरी में है। अरिकामेडू कहाँ है? तो पुडुचेरी में है, पुडुचेरी में है। ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू का पतन हुआ था। कब हुआ था? तो 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू का पतन हुआ था। अरिकामेडू कहाँ है? तो पुडुचेरी में है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बनाए गए ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले थे। कौन सा पात्र मिला था? तो एम्फोरा जैसे पात्र मिला था। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। शराब या लिक्विड पदार्थ रखा जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए एक हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले थे। यहाँ और क्या मिला था? तो एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र का नाम से जाना जाता था। कौन सा शहर? इटली के एक शहर का नाम पर रखा गया था जो कि है एरेटाइन पात्र। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लेप, शीशे का बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई की पात्र होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाएं। जरा सा यहाँ देख लेते हैं क्या है ये। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यंत्र। मानचित्र 6 पृष्ठ नंबर 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 200 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। अगस्टस ने कहा था, रोम का शासक था अगस्टस, उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर बनाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु को एक्वाडक्ट कहते हैं, के जरिए शहर के स्नानघरों, फव्वारों तथा गुसलखानों
के लिए भी पानी लाया जाता था। ये बड़े बड़े खुले रंगमंडल, एम्पी थिएटर और जलवायु सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? चलिए उपयोगी वर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं। लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पतन और श्रेणी। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। कौन नंबर 1 का? तमिल के बड़े बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्लाल कहते थे। वे वेल्लला कहते थे। ख नंबर, ग्राम भोजक की जमीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती थी? दास और मजदूर द्वारा किया जाता था। तो दास और दास और मजदूर द्वारा खेती की जाती थी। अब देखेंगे गो नंबर, तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे? अंडरलाइन किए थे वहां पे। तो उनवार कहते थे। क्या कहते थे? उनवार कहते थे। और घो नंबर, अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। क्या होते थे? भूस्वामी क्या होते थे? तो स्वतंत्र कृषक व छोटे भूमिहीन होते थे। अधिकांश गृहपति क्या होते थे? स्वतंत्र कृषि व छोटे भूस्वामी होते थे। और यहाँ 4 नंबर देख लेते हैं। सही जवाब ढूंढो। 4 का कौन नंबर है? वलयकूप का उपयोग किस लिए किया जाता था? वलयकूप का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकासी के लिए, नहाने के लिए, क्या चीज के लिए किया जाता था वलयकूप का प्रयोग? तो अब ये हो जाएगा जल निकासी के लिए किया जाता था। आहत सिक्के क्या चीज का होता था? तो चांदी के होते थे। और शायद तांबा भी एक जगह पड़े हैं, तांबा भी हो सकता है। गो नंबर, मथुरा महत्वपूर्ण था क्या चीज के लिए? तो ये धार्मिक केंद्र के लिए था, जिसमें कृष्ण के लिए और प्रसिद्ध था। श्रेणी क्या था? तो शिल्पकारों और व्यापारियों भी था। व्यापारियों के लिए भी था। तो ये खत्म हो गया। अब कुछ तिथियां देख लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत करीब 300 साल पहले। लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले हुआ था। तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी इतिहास है। एक्सरसाइज था 8, खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर, जो कि पूरा क्लास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।